Hello friends, again this is Mustafa sir back with New Indian Era, taking back to you with an MCQs of alcohol, phenols and ethers. याद आ रहा है बच्चा लोग? लास्ट सेशन हमने अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के पूरे चैप्टर को एक बार फटाफट रिवाइज किया था. अल्कोहल्स क्या होता है, फिनॉल्स क्या होता है, ईथर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने इन डेप्थ पढ़ा था. उनके रिएक्शंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उनका फ्री और उनके रिएक्शंस को किस तरह से आइडेंटिफाई हम करते हैं. सो एवरीथिंग वाज बीन थॉट टू यू इन द लेक्चर, दैट इज प्रीवियस सेशन. अगर नहीं देखा तो डेफिनेटली स्क्रॉल डाउन करिए, वीडियोस मिलेगा, वीडियोस को जाके ऑब्वियसली देख लीजिए. अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द MST CET part, that is MCQs based on that. I am again with you with 25 MCQs of the alcohol, phenols and ethers, a variety of questions which may help you, आपको जो help करेगा आपको MCQ tackle down करने के लिए. बेटा होता क्या है ना, जब हम पढ़ लेते हैं तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पढ़ाई को एप्लीकेशन में लेना भी इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू जब दिया गया तो नॉलेज का अगर आंसर नहीं आ पाया तो योर नॉलेज हैज नो वैल्यू. यू हैव अ नॉलेज, आई एग्री. अगर आपके पास नॉलेज है, आपको समझ रहा है, आपको आ रहा है, सही बात है. लेकिन अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं आएगा, अगर आपको उसकी एबिलिटी को नहीं क्रैक करने आएगा, तो आप कहीं ना कहीं पर लैग कर रहे हो. और इसीलिए आज हम साथ में मिलकर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज उसके बाद आप करोगे. वेराइटी ऑफ बुक्स आपको मार्केट में मिलता है, कोई भी आप बुक्स अच्छे से परचेज कर लो, या तो फिर सर आपको नोट्स भेज देंगे, वो देख लो और उसको यूज करके अपना एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन तैयार करो. बहुत कम दिन बचे हैं बेटा. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर द एमएसटी सीईटी पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट पढ़ाई सिर्फ हमारे लेक्चर्स तक ही सीमित न रहनी चाहिए. लेक्चर्स में पढ़ाई पढ़ो, सीखो, लेकिन घर पे उसको प्रैक्टिस करो. So let us start with all the MCQs on your screens. The very first question can be seen is, phenol react with bromine in CS2 at low temperature to give. फिर से देख बेटा क्या बोला है कि जब फिनॉल ब्रोमीन से रिएक्ट करता है in the presence of कार्बन डाइसल्फाइड. CS2 बोला तो कार्बन डाइसल्फाइड. अब अगर दिमाग के अंदर पेजेस को पलटाया जाए, जब सर ने पढ़ाया था तो सर ने ना दो रिएक्शन किए थे फिनॉल के हेलोजिनेशन में, एक ब्रोमीन वाटर के साथ, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ. फिर से एक ब्रोमीन वाटर के साथ, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ. अब अगर आपको याद ना हो रहा हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगा बेटा कि जब फिनॉल कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है तो वो दो रिंग बनाता है. याद आ रहा है? ऑर्थो, पैरा. ऑर्थो पे एक ब्रोमीन लगाया तो बन गया ओ ब्रोमोफिनॉल, पैरा पे एक रिंग लगाया बन गया पी ब्रोमोफिनॉल. मतलब जब फिनॉल को आप हेलोजिनेशन करते हो, चलो रिएक्शन देखेंगे सब लोग एक बार अच्छे से. चल, फिनॉल which when treated with bromine in the presence of carbon disulfide, it gives me two ring. दो रिंग देता है बेटा वो मुझे, एक ऑर्थो पे बी आर, दूसरा पैरा पे बी आर और 2HBr बाहर. मतलब आई एम गेटिंग टू डिफरेंट कंपाउंड, O bromophenol and P bromophenol. So my answer would be definitely B. बेटा अब आपको अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता कि when phenol is treated with excess of bromine water, अभी क्या पूछ रहे हैं कि जब फिनॉल को CS2 के आयत में मिलाया गया तो आपको आंसर मिला O और P ब्रोमोफिनॉल. लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अगर एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लिया तो रिंग तब एक ही होती है और उसी रिंग के ऑर्थो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ऑक्यूपाई हो जाता है. ये कंडीशन कब आती है? जब आप ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में इसको करते हो. किसके प्रेजेंस में करते हो बच्चा लोग?
ब्रोमीन वाटर। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए रखा है एक, चलो देखते हैं, ढूंढेंगे फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व कर लिया, 2 मिनट, साथ साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन बच्चा लोग। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। When phenol is treated with excess bromine, क्या लिखा है बच्चा लोग? excess bromine water। तो क्वेश्चन को पढ़ना आपका एक स्किल है। सिर्फ घाई के अंदर ये मत पढ़ लो, सर ने बोला था फिनॉल आया, ब्रोमीन आया, 2 रिंग बनाता, वो एक ऑर्थो एक पैरा। एक ऑर्थो एक पैरा बनता है कब बनता है? जब CH2 सॉल्वेंट हो। यहां पर ब्रोमीन आ गया तो रिंग एक ही बनता है और उस रिंग में 3 पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाती है ऑर्थो पैरा ऑर्थो के, दैट इज 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इसका आंसर आ गया आपको डी। समझ में आया बच्चा लोग? एक ऑर्थो पैरा ने बनाया, दूसरे में एक ही रिंग पे तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो गया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। समझ में आया? पक्का? चलो वेरी गुड गाइस। तो एक ही मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या स्मार्ट बच्चे हमारे, बहुत अच्छी बात है। चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन फिनॉल when it react with CHCl3 and NaOH at 343 Kelvin, the electrophile attacking the ring is। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ टर्म्स है जो समझ लेते हैं। सबसे पहला तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पता है बच्चा लोग? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? हर रिएजेंट में 2 हिस्से होते हैं, एक प्लस एक माइनस। हर रिएजेंट में 2 हिस्से होते हैं, एक प्लस एक माइनस। जैसे HCl लिया तो H प्लस Cl माइनस, HNO3 लिया तो H प्लस NO3 माइनस। तो जो प्लस चार्ज कैरी करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। फिर से एक बार बताओ, जो प्लस चार्ज कैरी करेगा उसको बोलिए इलेक्ट्रोफाइल, जो माइनस चार्ज कैरी करेगा उसको बोलिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल N, नेगेटिव N, N याद रखने का। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे पहले तो बेटा आइडेंटिफाई कर ये कौन सा रिएक्शन है। CHCl3 और NaOH को मिला के एक रिएक्शन किया था जिसका नाम था रीमर टीमन रिएक्शन। याद करो याद करो याद करो, याद आया? शाबाश, आया, बिल्कुल आया सर। देख मैं रिएक्शन लिखता हूं। फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड NaOH। अब ये NaOH ऊपर रिंग पे जाके ONA बना देगा और आपका यहां पर ये इधर से एक बॉन्ड जब बनेगा तो इधर से आप एक H निकालोगे और यहां से एक Cl लेके HCl को बाहर निकालोगे। यहां से एक बॉन्ड बनाओगे तो एक H मिला, इधर से एक H लिया आपने तो आपको HCl मिल गया। अब आपके पास CHCl3 जो था, CHCl3 में एक Cl चला गया तो आपके पास बच गया CHCl2 प्लस, और यही न्यूक्लियोफाइल यही इलेक्ट्रोफाइल इस आपके रिंग पे जाके अटैक कर लेता है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल था Cl वो H को लेके HCl बना के चला गया। अब आपके पास क्या बचा बेटा? CH3Cl2 and this CH3Cl2 becomes my attacking electrophile and this is how goes my answer. So the answer for this question would be B, that is CHCl2। फिर से एक बार बताऊंगा बेटा क्या हुआ। Cl जो था CHCl3 का वो रिंग वाले के H को लिया, HCl बनाया, बाहर चला गया। Cl माइनस चला गया बाहर, बच गया CHCl2 प्लस। वो CHCl2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमारी रिंग पे अटैक कर लिया और हमारा कंपाउंड, फिर वो रिएक्शन आगे चलता है। उसमें लास्ट में जाके आपको मिल जाता है कंपाउंड बेंजोइक एसिड या फिर बेंजाल्डिहाइड। इसमें बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, रीमर टीमन है। तो वो जो कंपाउंड है वो XYZ मिलता है, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में लास्ट क्या मिल रहा है वो पूछा ही नहीं है, तो मैं टाइम उस पर क्यों वेस्ट करूं? मुझे पूछा न्यूक्लियोफाइल को ने फाइंड किया, आंसर आ गया, आपका काम खत्म। समझा बच्चा लोग? चल वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक एग्जाम्पल के लिए 3 एग्जाम्पल लिख लेता हूं बोर्ड पे। चलो, CH3, CH2, CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। एक और OH बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आसान भी हो जाएगा। CH2OH, लेट दिस बी योर प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी में CH3, CHOH, CH2, CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शरी में CH3, CH3, CH3OH। ये तीनों अल्कोहल्स है विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब में C4H8 9 और OH, ऐसा कुछ तो ग्रुप है मेरे पास। अब मुझे ये पूछा है सर, आपका एक कंसेप्ट आपने जो पढ़ाया था वो कुछ ऐसा पढ़ाया था कि जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, लेकिन यहां पे अफसोस सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है। C4H9OH, C4H9OH, C4H9OH सबका सेम है। करेंगे क्या? तो अब उसके बाद सर मैंने एक और चीज पढ़ाई थी जो आप लोगों को याद अगर आ रहा हो, व्हेन अ ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। जब जब ब्रांच बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो अगर इन सब के अंदर देखे तो ब्रांच इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, इसमें एक है और इसमें 2 है, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का। सो सबसे अच्छा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्राइमरी, बिकॉज उसको कोई ब्रांच नहीं है। सेकेंडरी वाले में कुछ ब्रांच हुआ, टर्शरी वाले में बहुत ब्रांच हुआ। सो द आंसर वुड बी ए, प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उसके बाद, टर्शरी तो लास्ट। समझा बच्चा लोग? एवरीवन चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट का मतलब Zn, जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया तो रिएक्शन हो गया रिडक्शन। क्या हो गया बच्चा लोग? रिडक्शन। इस जिंक ने इस ऑक्सीजन को पकड़ा और बना दिया जिंक ऑक्साइड। क्या बना दिया बच्चा लोग? जिंक ऑक्साइड। क्या दिख रहा है बोलो? जिंक ऑक्साइड। बचा हुआ H अंदर रिंग में चला गया और फिनॉल बन गया बेंजीन। मतलब आपका आंसर आ गया ए, बेंजीन। समझा? पक्का? कैसे लग रहे बेटा क्वेश्चंस? बिल्कुल बस मेरे ऐसा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। IUPAC नेम ऑफ द ईथर। एक ईथर दिया आपको और उसका आपको IUPAC नेम पूछा है। अब IUPAC नेम में ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो निकल गया आपका, क्योंकि IUPAC नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन और ये जो दिया हुआ है ये कॉमन नेम दिया हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए। अब इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2O CH3 ये कंपाउंड है मेरे पास। बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मेरा इसी तरफ है, तो इस तरफ के कंपाउंड में 3 कार्बन है। कितने कार्बन है बच्चा लोग? 3। लेकिन 3 कार्बन में क्या सब सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड भी है, मतलब प्रोपीन। अब गिनते समय प्रोपीन में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो आंसर आप लोग खुद बताना, या फिर इसको 1 लू, इसको 2 लू, इसको 3 लू। अब आपको यह ध्यान देना है बेटा, 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ा आपने, जहां पे आपने प्रायोरिटी ऑर्डर्स पढ़े। डबल बॉन्ड पहले आएगा कि OR पहले आएगा? आपके लिए बन गया ये असाइनमेंट। मतलब
मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं इसको 3 पे लेके 3 मिथॉक्सी प्रोपीन बोलूं या फिर मैं उसको 1 पे लेके 1 मिथॉक्सी प्रोपीन बोलूं। नाउ दैट आंसर आप लोग मुझे दोगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंफ्यूज किया आपको इस बार, क्वेश्चन सोचो, आंसर निकालो। हार्ड नहीं है बेटा, आसान है। दिमाग की बत्ती जलाओ, आंसर मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे। रीजन नहीं देने का, कुछ चीजें आपको खुद सोचनी चाहिए। 11th स्टैंडर्ड से लिंक कर बेटा, टेक्स्ट बुक नहीं पीडीएफ डाउनलोड कर, बाल भारती पे सब मिलेगा। प्रायोरिटी गूगल पे सर्च कर, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सब मिलेगा। सोचो, यूज करो, इंटरनेट का फायदा लो। आंसर निकालना, इसका आंसर वेट करता हूं। क्या आंसर बी है, क्या आंसर सी है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? पक्का? चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर इज कैटालाइज्ड बाय। अल्कोहल से ईथर बनाना है, अल्कोहल से ईथर बनाना है, अल्कोहल से ईथर बनाना है, तो मैं क्या करूं? अगर रिएक्शन याद आ रहा हो तो सर मैं रिएक्शन लिख के दे देता हूं आपको, ध्यान दे दो बेटा। C2H5OH plus C2H5OH gives in the presence of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin। यहां से OH निकाला था, बाजू से H निकाला था, H2 बाहर निकाला था, प्रोडक्ट बन गया था C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर। रिएक्शन तो हो गया, आपको आंसर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है ना सर, ये रहा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी वो बताता हूं। आपको बोला था अगर ये टेम्परेचर बढ़ के 443 केल्विन तक पहुंच जाता तो ये ईथर नहीं अल्कीन बनाता। अल्फा बीटा एलिमिनेशन याद आ रहा है, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया। अगर ये बढ़ गया और 413 से 443 पहुंच गया तब आपको ईथर नहीं मिलेगा, तब आपको अल्कीन मिलेगा। मतलब टेम्परेचर को बचाना है। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो काम खत्म। चल बेटा चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईथर्स आर, काफी सिंपल, काफी टेक्सचुअल क्वेश्चन। ईथर्स आर बेसिक, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एसिडिक होते हैं, ईथर बेसिक होता है, याद रखने का। थियरी क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ईथर्स आर बेसिक, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अमाइन बेस होता है, ईथर बेस होता है, अल्कोहल एसिडिक स्लाइटली एसिडिक होता है, फिनॉल उससे ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखने का, ईथर्स आर बेसिक, ईथर्स आर बेसिक। बहुत थियरी है, ब्रॉन्शेट-लोरी थियरी से एक्सप्लेन कर लो, लेविस थियरी से एक्सप्लेन कर लो, बहुत कुछ है, लेकिन इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। एक वर्ड में आंसर बता दिया, याद रखने का, ईथर्स आर बेसिक। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, अरे वाह क्या बात है, थोड़ा सा बड़ा नाम आया। टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन हीटिंग विथ HI। चलो बनाते हैं पहले। टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये हो गया मेरा टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इसको HI से ट्रीट कर ले, तब मुझे वो क्या देगा। ये वाला पार्ट कभी भी ध्यान रख कि अगर टर्शरी अल्कोहल है, सॉरी टर्शरी ईथर है, तो उसमें टर्शरी वाला पार्ट हमेशा हेलोजन को साथ में लेता है। टर्शरी वाला पार्ट हमेशा हेलोजन को साथ में लेता है। टर्शरी वाला पार्ट हमेशा हेलोजन को साथ में लेता है। तो ये बन जाएगा CH3 CCH3 CH3I। I चला गया इसके साथ, CH3O को छोड़कर H के पास CH3 मिल गया, OH बन गया। कंपाउंड हो गए आपके दो, एक तो बना मिथेनॉल, दूसरा बना टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। आंसर हो गया बी। समझ में आया बच्चा लोग? फिर से बोला एक बार, कभी भी ईथर में अगर टर्शरी ईथर हीट होगा, किसके साथ? HI के साथ। किसके साथ? HI के साथ। किसके साथ? HI। तो टर्शरी वाला पार्ट
हमेशा आयोडीन को पकड़ेगा, टर्शरी वाला पार्ट हमेशा आयोडीन को पकड़ेगा और बचा हुआ अल्कोहल बनेगा हायर अल्काइल हैलाइड लोअर अल्कोहल, हायर अल्काइल हैलाइड लोअर अल्कोहल। याद रहेगा बच्चा लोग, पक्का? चल नेक्स्ट, अरे क्या क्वेश्चन है। एन ईथर इज more volatile than alcohol having the same molecular formula। बेटा जब आप लोगों को मैंने ये कंसेप्ट्स पढ़ाए थे ना, तो आपको एक चीज पढ़ाई थी कि अच्छा वोलेटाइल क्या होता है मालूम है? वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल वो होते हैं जो जल्दी से इवापोरेट हो जाए। समझ पानी है? अब पानी को मुझे इवापोरेट करना है, तो अगर मुझे पानी को इवापोरेट करना है तो पहले उसको बॉईल करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में आपको घुमाया, इस क्वेश्चन में आपको गुगली डाला, इस क्वेश्चन में आपको एक फ्लिपर डाला, और आपको क्या बोला मालूम है? मैं डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वोलेटाइल बताओ। वोलेटाइल एक केमिस्ट्री का नया वर्ड लेकर के आ गए जिसका नाम था वोलेटाइल। अब इस वोलेटाइल का मतलब क्या? कि वो चीज जो जल्दी से इवापोरेट हो। जल्दी से इवापोरेट हो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जल्दी बॉईल होगा तो जल्दी भागेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। ज्यादा टाइम लगाएगा तो ज्यादा बॉईल होने को टाइम टेम्परेचर लगेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे वर्ड्स में समझना चाहूं तो ऐसा पूछा है, ईथर इज हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। ईथर इज हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। अब आता हूं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और उधर आपको ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी कि अल्कोहल के पास एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है बच्चा लोग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से एक बार बता, क्या है बोल? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस वजह से उसकी बॉन्डिंग दूसरों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टूटते नहीं है, टूटेंगे नहीं तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल इज द रीजन फॉर इट्स हायर बॉइलिंग पॉइंट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। एम आई क्लियर बच्चा लोग? समझ में आ गया? पक्का? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन फिर से एक बार। वुड स्पिरिट इज नोन एज एसीटोन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है बेटा। एक्चुअल वुड स्पिरिट का जो भी रिलेशन होता है वो मिथेनॉल के साथ होता है। इज नोन एज डैश आना चाहिए था, चलो जाने दो। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा फिलहाल के लिए साइड में डालते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। क्वेश्चन नंबर 12, एसीटोन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म। ग्रिग्नार्ड, क्या बात है, ग्रिग्नार्ड बाबा फिर से आ गए, हर बार आते हैं। सर ने बोला था देखो ग्रिग्नार्ड पढ़ लिया एचडीएम में तो अब रिपीट होता चला जाएगा। ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। आ गया सर, RMGX। चल स्टार्ट करूं? पक्का? चलो आ जाओ। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस CH3 MgBr। CH3 MgBr बोला तो ग्रिग्नार्ड। इस CH3 को नीचे दिया था सर ने, याद आ रहा है? MgBr को ऑक्सीजन के पास भेजा था, प्रोडक्ट बनाया था CH3C OMgBr। CH3 बाजू में, CH3 नीचे, स्टेप नंबर 1 कॉम्प्लेक्स। समझ में आया बच्चा लोग? पक्का? नेक्स्ट, इसमें डाल दे वाटर H2O। इतने पार्ट को ये H दिया, बाहर निकाला, ये बन गया MgBrOH। फिलहाल वो मेरे मतलब का नहीं है, बचा हुआ OH ऊपर गया, प्रोडक्ट बना CH3COH CH3 प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। ऑब्वियसली इस कार्बन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो ये टर्शरी कार्बन ही है बच्चा लोग। तो द आंसर इज टर्शरी अल्कोहल। अब इतना करने का जरूरत ही नहीं था आपको। मुझे क्या, टाइम बहुत है मेरे पास। आप एग्जाम लिखोगे टाइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमेशा
मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दिया करो जब मैं बोलता हूं। और ये जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अल्डिहाइड जब कभी ग्रिग्नार्ड से मिलता है तो वो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और कीटोन जब कभी मुझे ग्रिग्नार्ड से मिलता है वो हमेशा टर्शरी अल्कोहल देता है। हाँ, अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड ही एक ऐसा अल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड से मिलने के बाद प्राइमरी भी बनाता है, लेकिन बाकी सब जो है वो अल्डिहाइड सेकेंडरी देते हैं, और कीटोन अगर है तो वो हमेशा टर्शरी ही देगा। तो करने के पीछे टाइम वेस्ट करो मत, आसान है, सोच लिया कर दिया, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया। चल नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रिएक्शन। ये तो करवा दिया सर 13th वाला, तो अब भी याद आ रहा है हमको, आपने बोला था एक्सेस ब्रोमीन लिया तो क्या बनता है, एक ही रिंग पे तीनों पोजीशन, मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कर चुके ये तो। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर बार। डी का मतलब हमेशा बाहर निकालो, और बाहर निकालने वाले रिएक्शन हमेशा कौन से रिएक्शन होते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। देखते एक बार, ध्यान दे दो अच्छे से स्क्रीन पे। CH3 CH2OH H2SO4 डाल दे, लेट दिस बी अल्फा, लेट दिस बी बीटा। अल्फा से OH निकाल दे, बीटा से H निकाल दे, प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। कभी भी कंपाउंड अगर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ बढ़े तो रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर डी का मतलब बाहर निकल, किधर जाएगा, बाहर जाएगा। जब कोई चीज को बाहर भेजा तो प्रोडक्ट का रिएक्शन का नाम हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? चल बढ़िया। Which of the following is formed when phenol is exposed to air? फिर से जब सर ने ये पढ़ाया था तो सर ने एक चीज बोली थी कि फिनॉल को जब ऐसी ओपन में छोड़ देते हो ना, तो जब फिनॉल को छोड़ते हो तो वो फिनॉल पिंक कलर का बन जाता है, पिंक कलर का। और वो पिंक कलर का बनता इसलिए है क्योंकि वो एक कंपाउंड बनाता है, और उस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोक्विनोन। क्या मिलता है बच्चा लोग, बेंजोक्विनोन। क्या मिलेगा बोलो, बेंजोक्विनोन। आंसर इज पी, बेंजोक्विनोन। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड का कलर होता है पिंक। जब आप फिनॉल को ऑक्सीडेशन कर देते हो, मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ ओपन में छोड़ देते हो, तो आपको मिलता है बेंजोक्विनोन। नाम याद रख, बेंजोक्विनोन। चल बेटा नेक्स्ट। अरे वाह, लुकास आ गया फिर से। हर बार मिलता है ये भी, ग्रिग्नार्ड का भाई ये लगता है। लुकास रिएजेंट। सजा दो थोड़ा। आपसे क्या पूछा मालूम, कौन सा अल्कोहल लुकास से रिएक्ट नहीं करता? याद करो उस जमाने में, जिस जमाने में सर ने आपको HDA पढ़ाया और आपको ये पढ़ाया कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों में टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। और टर्शरी इतना रिएक्टिव था कि उसको बिना कुछ चीजों की जरूरत पड़े वो रिएक्शन कंप्लीट कर लेता था। हीटिंग भी नहीं चाहिए, ग्रिग्नार्ड ये लुकास भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। इसको हीट भी करना पड़ता था, लुकास भी लगाना पड़ता था। इसको सिर्फ लुकास लगाया तो चल गया, हीटिंग का जरूरत नहीं है। इसमें लुकास का भी जरूरत नहीं है, हीटिंग का भी नहीं है। मतलब टर्शरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जो बिना लुकास रिएजेंट के हो जाता है। सो द आंसर फॉर द रिएक्शन इज टर्शरी। आइसोब्यूटाइल टर्शरी नहीं है, this is secondary, this is primary, this is tertiary, this is secondary. So my answer is 3, that is tert butyl alcohol. स्ट्रक्चर चाहिए सर बना देंगे आपके लिए, चेक कर लो टर्शरी है क्या नहीं। ऑब्वियसली सर ने बोला मतलब है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देते हैं बच्चा लोग। क्लोरोइथेन। क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, क्लोरोइथेन। बना दो सर, C2H5Cl।
क्लोरोइथेन मुझे डाई इथाइल ईथर देता है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या चीज डालूंगा तो देंगे, ये पूछ रहे हैं आपसे। Which of the following will be given to the C2H5Cl to form diethyl ether? मतलब आपको ये पूछा है कि क्लोरोइथेन में क्या चीज मिलाओगे तो डाइथाइल ईथर बनेगा। ऑप्शन देखते क्या, इधर तो कुछ नहीं, इधर तो कुछ नहीं, इधर अच्छा ये ऑप्शन कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है। C2H5ONA डालता हूं, उल्टा लिखता हूं, C2H5ONA को यहाँ से Na निकाल दे, यहाँ से Cl निकाल दे, NaCl बाहर आ गया, देखो कंपाउंड बन गया क्या, C2H5O C2H5। बनाना बेटा, क्यों नहीं बना, बन गया ना। अरे बेटा ये रिएक्शन तो मैं जान पा रहा हूं, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। HDA में पढ़ाया सर आपने, याद आ गया हमको, जनरल रिएक्शन था RX प्लस RONA, याद आ गया बेटा, NaX बाहर हो गया, ROR ईथर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सर, बिल्कुल बन गया। नेक्स्ट, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। ओके, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद H2SO4 गिव्स। बेटा जब हम फिनॉल पढ़ रहे थे, जब हम फिनॉल के रिएक्शन पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तो आपको एक चीज पढ़ाई थी मैंने। सबसे पहले तो क्यूमीन कैसे दिखता है बना देता हूं। क्यूमीन लुक्स लाइक दिस, जिसको हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला था, जिसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाता है कुछ ऐसा। याद करना, सर ने पढ़ाया आपको, इस तरह से कंपाउंड बना था, और इस कंपाउंड को ही हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसका जब हमने फर्दर रिएक्शन किया था तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला हिस्सा छोड़ देना, और ये वाले हिस्से से आपको मिल जाता है फिनॉल। क्या मिल जाता है बच्चा लोग, फिनॉल। अब बचा क्या, CH3COCH3। अगर इसको लिख दूं इस तरह से, CH3C डबल बॉन्ड और CH3, तो इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है फिनॉल, और इस रिएक्शन का नाम है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या नाम है बोल, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्यों कमर्शियल, जब आप बेचने निकलोगे एसीटोन से भी पैसा मिलेगा, फिनॉल से भी पैसा मिलेगा, आप तो मालामाल हो गए बेटा। अब फिलहाल मालामाल होंगे जब हमको आंसर मिलेगा। किधर मिल रहा है आंसर, ढूंढ, फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन है, अरे है ना सर, सी ऑप्शन में तो देखो, मैं भी मालामाल आप भी मालामाल, क्या बात है, आंसर इज सी। समझा बेटा, पक्का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 सर चीटिंग हो रहा है अभी, आप तो अल्कोहल फिनॉल पढ़ा रहे थे, आपका एसिड किधर से लाए आप। अब आते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे। कार्बोलिक एसिड इज अनदर नेम फॉर फिनॉल। गूगली मारा फिर से, कार्बोलिक एसिड कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड नहीं है बेटा। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है बोलो, फिनॉल। अब आपसे क्या पूछा, फिनॉल को कैसे बनाएं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड यूज करके, डाइअज़ोटाइजेशन। पहले डाइअज़ोनियम क्लोराइड लिखता हूं, डाइअज़ोनियम क्लोराइड लिख दे। इससे मुझे पूछा कि फिनॉल को किस तरह बनाओगे, तो ये काफी आसान है, इसको वाटर के साथ डालकर हीट करना का, यहां से H और यहां से Cl HCl बाहर हो जाएगा, N2 वैसे भी बाहर निकलता है तो N2 भी बाहर चला जाएगा। अब बचा हुआ OH ऊपर आ जाएगा, मतलब फिनॉल हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं किया, क्या किया, वाटर लिया, हीट किया, वार्म किया, गर्म किया, काम हो गया। ऑप्शन ढूंढ, ट्रीटिंग विथ नाइट्रस एसिड नहीं चाहिए, प्रिपेयरिंग एन एक्वियस सॉल्यूशन एंड वार्मिंग इट चलेगा, NaOH नहीं चाहिए, फ्रीजिंग इट नहीं चाहिए, आंसर हो गया बी। समझ में आया, कैसा लग रहा है चलो, बढ़िया, शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बढ़िया लगेगा। 20वां क्वेश्चन, 4 कंपाउंड है ABCD। क्या सर नर्सरी पढ़ा रहे हो क्या, ABCD हैविंग अ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखने का, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास।
वर टेस्टेड फॉर देयर बॉइलिंग पॉइंट. फिर से किसके बारे में बात हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट. इट वाज फाउंड दैट compound C has highest of the 4 boiling point. Which compound is likely to be C? कुछ समय पहले मैंने आपको एक बड़ा सा भाषण दिया कि अल्कोहल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और उसका रीजन होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अगर कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डोमिनेट करेगा. So the answer for this question is alcohol. Am I clear? Yes sir. चलिए बच्चों आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज पे पूछा गया क्वेश्चन है. क्या पूछा है बेटा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सोल्यूबल. अब सोल्यूबिलिटी के क्राइटेरिया में बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन उल्टा चलता है. जब मास बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है. जब मास बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है. जब मास बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है. छोटी चीज जल्दी डूब जाती है, बड़ी चीज को टाइम लगता है. तो अब इन सब में लेट अस कंसीडर, सब में सबको एन 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 ही पूछा है तो प्रॉब्लम तो है नहीं. ब्यूटाइल में हमारे पास 4 कार्बन होंगे, पेंटाइल में 5 होंगे, हेक्साइल में 6 होंगे, हेप्टाइल में 7 होंगे. तो 7 कार्बन वाला सबसे बड़ा हुआ. सबसे बड़ा हुआ तो सबसे कल जल लेट डूबेगा, मतलब लीस्ट सोल्यूबल. सो द आंसर इज एन हेप्टाइल अल्कोहल, 7 कार्बन वाला अल्कोहल. चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. अब 22 वाला क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स वुड बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोपेन टू ओन. बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, एकदम बढ़िया. पूछा कुछ इस तरह से है कि कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने के बाद मुझे एसीटोन देगा. प्रोपेन टू ओन इज नथिंग बट एसीटोन. 3 कार्बन. अब इसको भी कराया था जब सर ने, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखा था मैंने कि आपको एक स्टेटमेंट याद रहे. प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन. याद आ रहा है? जा रहा है दिमाग में? पेज पलटाओ, दिमाग के अंदर दौड़ाओ. क्या बोला था कि जब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगा तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन करेगा तो कीटोन देगा. अब ये तो मुझे कीटोन ही दिखाई दे रहा है, और कीटोन का कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट करके कीटोन देता है? सेकेंडरी अल्कोहल. तो इथेनॉल तो निकल गया. ब्यूटेन में तो 4 कार्बन है, पॉसिबल नहीं होगा. 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में ब्रांच है, पॉसिबल नहीं होगा. प्रोपेन टू ऑल से करके देखता हूं मिल रहा है क्या? CH3 CHOH CH3 कर दोगे, आंसर मिल जाएगा. क्लियर? पक्का? एवरीवन समझ में आ रहा है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एक सेम टाइप हो गया. 22 और 23. तो 23 हम अब नहीं दौड़ाएंगे, फिर से वही क्वेश्चन है. आता हूं 24th वाले क्वेश्चन पे बच्चा लोग. विच पेयरिंग ऑफ अल्कोहल एंड इट क्लास इज इनकरेक्ट. मतलब आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं लिखा गया. प्रोपेन 1 ऑल प्राइमरी है क्या? चेक करेंगे. CH3 CH2 CH2OH बिल्कुल प्राइमरी है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है आगे, तो ये तो राइट हो गया. 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल लिखता हूं, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ऐसा कुछ बनेगा. सॉरी, इसको पूछा टर्शरी. क्या ये टर्शरी है? 1 2 3 ये टर्शरी भी है, मतलब दोनों राइट है. ये भी राइट हुआ, ये भी राइट हुआ. हम तो रॉन्ग ढूंढ रहे हैं. पेंटेन 3 ऑल टर्शरी है क्या? देखता हूं बेटा. चलो कोई बात नहीं. पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन तीसरे पे OH डाल देंगे. आपने बोला इसके लिए. क्या ये टर्शरी है? मुझे तो नहीं लग रहा है. ये कार्बन हो गया मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये इस तरफ और इस तरफ 2 से ही जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी है, मतलब ये तो रॉन्ग है. लेकिन इस बार तो रॉन्ग ही ढूंढ रहे थे, मतलब रॉन्ग तो राइट है. मतलब आंसर हो गया C. डी को देखने का जरूरत भी नहीं है, मुझे मेरा आंसर मिल गया. क्या ढूंढ रहा था मैं?
इनकरेक्ट, पेंटेन 3 ऑल एक्चुअल में होता है सेकेंडरी, इधर क्या लिखा टर्शरी, मतलब आंसर रॉन्ग, रॉन्ग होके भी राइट, और रॉन्ग होके राइट होने वाले को बोलते हैं बाजीगर। चल बेटा नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल निकाल लू पहले एक बार। चल पेंटेन 1 ऑल को पीसीसी डाला तो वो क्या देगा? सबसे पहले तो पीसीसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, पीसीसी का मतलब ऑक्सीडेशन, पीसीसी का मतलब ऑक्सीडेशन, पीसीसी का मतलब ऑक्सीडेशन, पीसीसी का मतलब ऑक्सीडेशन। बेटा लेकिन मैंने जब पीसीसी पढ़ाया था ना, तो आपको एक चीज पढ़ाई थी कि पीसीसी में क्यों यूज करता हूं। मैंने आपको बोला था अभी कुछ टाइम पहले भी बताया कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड देते हैं, लेकिन अल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस जब चलता रहता है ना, तो होता क्या मालूम है, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड पे रुकते ही नहीं है, वो सीधा पहुंच जाते हैं किधर मालूम है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। मतलब यहां से चालू होते हुए यहां जाएंगे। अगर मुझे ये चाहिए, अगर मुझे अल्डिहाइड चाहिए, अगर मेरा टारगेट अल्डिहाइड है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं इन्हें ये बताया था कि एरो पे पीसीसी डाल दो तो एसिड तक नहीं जाएगा, अल्डिहाइड तक स्टॉप होकर के आपको रिएक्टेंट दे देगा। मतलब इन्होंने बोला कि अगर पीसीसी डाला, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाला, तो अल्डिहाइड पे रुकना चाहिए। और चारों ऑप्शन में अल्डिहाइड तो एक ही है, दैट इज पेंटेनॉल। पेंटेनॉल इज नथिंग बट CH3 CH2 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 CHO एंड दिस इज माय आंसर। सो द आंसर इज ए। ये हो गए बेटा हमारे 25 क्वेश्चन। चैप्टर तो काफी बड़ा है, करने जाएंगे तो 250 भी कम पड़ जाए, इतने क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन होने के कारण, कंसेप्ट सारे कवर करने के कारण, आपको हर टॉपिक में से, हर एक हिस्सों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेकर के हमने एक आपको पैटर्न 25 क्वेश्चन का बना के दिया। अब बेटा ये 25 तो प्रैक्टिस करो, इसके अलावा जितना मटेरियल, जितने सोर्स आपको मिल सकते हैं सारे प्रैक्टिस करो, और अपने आप को इसके अंदर और स्मार्ट और एफिशिएंट बनाओ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जुड़े रहिए। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल सून।